तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया था, जो मैंने लास्ट वीडियो आपको दी थी उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के। इंडियन इकोनॉमिक्स में वो क्वेश्चन आपको करने ही करने में दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है अगर घूम के भी आएगा तो उसी में से पूछेगा, ये आप मान लो, ठीक है, मैक्सिमम। तो अब हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड के मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इंडियन इकोनॉमिक्स तो हमने कर ली, अब मैक्रो की बात कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। वहां पर हमने 21 क्वेश्चनों की बात की थी, यहाँ पे हो सकता है उससे भी कम बने, उससे भी कम बने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए हुआ है, एज्यूमिंग दैट। क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, एज्यूमिंग दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है 800 करोड़ का, मान के चलो, ठीक है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी जो आपको दिया हुआ 0.8 दिया हुआ है। और फिर बोला हुआ है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, यानी क्वेश्चन जो बनेगा ना वो इसके ऊपर बनेगा, यानी मल्टीप्लायर की वर्किंग या जो मल्टीप्लायर की जो प्रोसेस होती है ना उसके ऊपर क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, बीच में टॉपिक इसमें प्रोसेस पूरी बताई भी है टॉपिक में, ठीक है ना। पूरा सॉरी जो पूरा प्रोसेस है वो बताया गया बुक में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला क्या गया, एज्यूमिंग दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, आप कुछ भी दे सकता, फिगर कुछ भी आ सकती है आपको, एमपीसी की फिगर भी कुछ भी मिल सकती है। और उसके बाद आपसे जो पूछेगा कि एक्सप्लेन करो उसकी प्रोसेस को। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, यानी क्वेश्चन जो दूसरा है वो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना मेरिट्स और डिमेरिट किसके, फिक्स्ड एक्सीडेंट सिस्टम के और फ्लेक्सिबल के, ठीक है। ये एडअप हुआ है तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स को आप रट्टा मार के घोल के पी जाना। बात समझ आ गया। तो दो क्वेश्चन तो हमारे ये बनते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन रहा है इस बार का वो है, देखो आपको ये तो पता है, देखो ये तो कोई इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन नहीं है, हर टीचर आपको लेके जाएगा इन दोनों में, ठीक है। फंक्शन ऑफ मनी और फंक्शन ऑफ क्या, सेंट्रल बैंक। क्योंकि इसके अंदर देखो सारे फंक्शन तो आपसे पूछ नहीं सरा, हाँ ये हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। जैसे हम बोलते हैं ना कि मनी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू को समझा दो, एक कहानी दे देगा, उसके बाद बोलेगा स्टोर ऑफ वैल्यू जो फंक्शन है उसको पहले बताओ कौन सा फंक्शन लग रहा है। आप बोलोगे यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू को क्या कर दो, समझा दो। या बैंक में आ सकता है, ठीक है, ये इसको गवर्नमेंट का बैंक बोला जाता है, उसको समझाओ। या लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझाओ, है ना। तो घूम के क्वेश्चन आ सकता है, बड़े प्यार से आ सकता है, तो इसके ऊपर आपको काम करना है। समझ में आ गया। तो सारे फंक्शन पढ़ने हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी चीज क्लियर रखनी है कि सारे फंक्शन पढ़ने, अगर आपने एक भी फंक्शन छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपसे फंक्शन कैसे पूछेगा, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को पकड़ लेगा, उसके ऊपर केस बेस्ड स्टडी भी दे सकता है, और फिर बोलेगा उस फंक्शन को पहचान और उसके ऊपर फिर उसको एक्सप्लेन करो। समझ में आ गया। तो फंक्शन आपको पढ़ने ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद अगला आता है व्हाट लोअर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी। देखो सिग्निफिकेंस मतलब मैंने बताया, हमेशा बताया, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व होता है, और लोअर द सिग्निफिकेंस मतलब होता है जो उसके सिग्निफिकेंस को कम कर दे, यानी उसके महत्व को कम कर दे। इसका मतलब लिमिटेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, लिमिटेशन पूछ रहा है किसकी, जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है ना। अब इस ये जो पूछा गया ना, इसके अब देखो कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। आपकी बुक में भी इसके 4 पॉइंट्स गिवन है। समझ में आ गया, ठीक है। जिसमें तुम्हारा क्या है, ये इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आई थिंक एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, एक कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है और एक्सटर्नलिटीज है। जो लास्ट के 2 हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नलिटीज, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी आता है। तो ये चारों पॉइंट जो आपको अच्छे से पढ़ने, अलग किसी एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है 4 में से किसी एक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक के ऊपर भी। जो ट्रेंडिंग रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से वो आपके एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक एक्सटर्नलिटीज काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आप चारों पढ़ लेना, इसके चारों लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। देखो जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ, देखो एक आया हुआ कि सेल ऑफ पेट्रोल और डीजल, ठीक है, जो डीजल और जो पेट्रोल कार है उनकी जो सेल है वो बढ़ रही है, पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज। बिग सिटीज में क्या इनकी सेल लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो एनालाइज दिस इंपैक्ट, तो उसका जीडीपी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और वेलफेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये समझाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को बनते हैं। बात समझ गया कि एक स्टेटमेंट दे देगा, उसको बोलेगा इसका जीडीपी और वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये बताओ। ये आपका यूक्रेन, जो रशिया यूक्रेन की फाइट चल रही है, तो वहां पे भी बोल सकता है कि उसका बताओ हमारे यहाँ की जीडीपी और वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर जो अभी श्रीलंकन क्राइसिस आए हैं उससे क्या कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, जो भी हो रहा है देश में, ठीक है ना, उससे रिलेटेड चीजें आ सकती है। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे हमें ये चीज को ध्यान में रखना है, जो भी आज जो करंट में जो होता रहता है चाइना के साथ, कोविड एंड ऑल, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़े प्यार से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है व्हाट आर द 2 अल्टरनेटिव वेज, यानी ऐसे कौन से 2 अल्टरनेटिव वेज है ऑफ डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करने के 2 अल्टरनेटिव वेज कौन से हैं। इक्विलिब्रियम लेवल को निकालने के 2 आपके अल्टरनेटिव वेज कौन से हैं, तो ये बताना है, और कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है ये भी बताना है। अब आधे से ज्यादा कोई ना दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि यार ये लास्ट वाला क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना।
देखो सारे क्वेश्चन बड़े घूम के आने वाले हैं, मुझे जहां तक है अंदाजा इनको घूम के आएंगे सारे क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। दो अल्टरनेटिव वेज है, एक तो AD इक्वल टू AS, एक वे ये है, और दूसरा I बराबर S, ये दो अल्टरनेटिव वेज होते हैं, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, या तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा सीधा से, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। और ये इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है, देखो AD AS, इसके दो अल्टरनेटिव वे कौन से हैं, एक तो इस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल होता है, एक इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, या तो सीधे सीधे यही पूछ लेगा, या तो अगर AD ग्रेटर देन AS है तो सिचुएशन को समझाओ, या AS ग्रेटर देन AS क्या है, ग्रेटर देन AD है तो उस सिचुएशन को समझाओ, या I ग्रेटर देन S या S ग्रेटर देन I, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे बुक में। तो ये सिचुएशन समझाने को पूछ सकता है किसी भी सिचुएशन को, कि अगर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, या एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो उस सिचुएशन को समझाओ, उसको एनालाइज करो। या फिर इसके ठीक रिलेटेड ये वाले होते हैं, I ग्रेटर देन है S, या S ग्रेटर देन है I ग्रेटर देन S, और S ग्रेटर देन किससे, I से, यानी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से, या सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से, तो इससे पूछा जा सकता है। बात समझ आ गया ना। तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या है तैयार करना है, इस वाले क्वेश्चन को। ये स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन लिखे ना, ये तो वो है जिनमें से आने आना होता है, ठीक है। ये आते ही आता आपके जो आप पेपर देखोगे उसमें छपे मिलेंगे आपको ये, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छे से एनालाइज करनी है, ये सारी सिचुएशंस एनालाइज करनी है आपको। आपने बुक में सीधे सीधे मिल भी जाएंगे, सीधे सीधे सब चीजें, बात समझ आ गया, और नोट्स में भी मिल जाएंगे। चलो फटाफट से नोट डाउन करिए। अब आगे देखिए अगले क्वेश्चंस। अगला है 7वां क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो को आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये इस बार के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए सर्कुलर फ्लो मॉडल के, अक्सर ये काफी टाइम से आ भी नहीं रहा है और ये पूछता भी नहीं है, ठीक है ना। बट आपको उसके सिग्निफिकेंस याद करने हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। पहला कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर इकोनॉमी ने जब हाउस होल्ड फर्म्स होते हैं वो वाला पोर्शन आपको समझाना है, ये IMP में है। दूसरा जो उसका IMP है वो बन रहा है स्टेट द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, तो 3 फेज होते हैं, ठीक है ना, वो तीनों फेज आपको याद करने हैं। तो ये दोनों, ये वाला पोर्शन तो इंपॉर्टेंट है, बट साथ में लगे हाथ इसको भी कर लेना, छोटा सा है, कुछ भी खास नहीं है इसमें, ठीक है, हल्का सा पढ़ लेना, ठीक है, ताकि क्या अगर इससे रिलेटेड कुछ आता हो तो आप लिख सको, ठीक है। तो ये दो मेन पोर्शन है, इसमें याद रखना। कौन कौन से मेन वाले में, मेन में आपका है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, फेजेस की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास है डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो सभी बच्चे को आती है, और कैसे उसको अवॉइड की जा सकती है। मतलब दो अप्रोचेस वो होते हैं ना, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड, तो वो आपको यहाँ पे बताना है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कॉमन क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है ना, तो ये आपको याद करना है। फिर उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, क्या है, प्रिकॉशंस आपको याद करने हैं। प्रिकॉशंस किसके याद करने हैं, याद रखना है एक्सपेंडिचर मेथड भी है इसमें, इनकम भी और वैल्यू एडेड भी है, ठीक है ना। अभी तक जो पूछे गए हैं वो एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड ये पूछे हुए हैं, पहले भी कई बार पूछा हुआ है इनको। तो इनकम मेथड काफी टाइम से आया नहीं है, तो इनकम मेथड पूछ सकता है। वैसे आपको तीनों ही याद करने के लगभग सेम ही है, कुछ खास ऐसा अंतर है नहीं, ठीक है ना। 3-4 पॉइंट तक कॉमन है सब में, 3-3 पॉइंट, ठीक है ना, तो उसको आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन, ठीक है ना, ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, यानी कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व का बनाना, ठीक है ना, और कंजम्पशन कर्व से सेविंग, और क्या डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व थ्रू सेविंग कर्व, तो कंजम्पशन से सेविंग और सेविंग से कंजम्पशन कर्व, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए, प्रॉपर ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है इसको, यानी इसका मतलब आपको ग्राफ आने चाहिए बनाने, किस किस का, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, समझ में आ गया ना। तो ये सारे कर्व आपको आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका मोस्ट IMP में रहता है ये भी, जिसमें लिखा हुआ है एक्सेस डिमांड, जिसके अंदर आप इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ते हो, डेफिशिएंट डिमांड जिसमें आप डिफ्लेशनरी गैप पढ़ते हो, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना, और उसको मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के जो तरीके हैं, मेजर्स है, माप है, वो आपको पता होने चाहिए। इसमें याद रखना आपके 2 तरह के मेजर्स है, एक फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मेजर्स यानी जो राजकोषीय उपाय सरकार वाले जो होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 पॉइंट आते हैं आपके। और उसके अलावा दूसरा कौन सा, मॉनेटरी मेजर्स है, सारे रट्टा मारोगे। आप बोलोगे कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो पहले कोई भी एक चीज पूछ लेगा, बोलेगा इन्फ्लेशनरी गैप समझाओ, या वो बोलेगा कि यहाँ पे पूछ लेगा कि डेफिशिएंट डिमांड समझाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। एक्सेस और ये तो कॉमन है, ये इसके जैसा है, ठीक है ना, तो कोई सा भी एक नाम लिख देगा। उसके बाद बोलेगा जैसे कि रिवर्स रेपो रेट के थ्रू आप कैसे इसको सही कर सकते हो,
जो आपका क्या नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू कैसे इसको सही कर सकते हो, टैक्स रेट के थ्रू कैसे सही कर सकते हो, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई उससे कैसे सही कर सकते हो। तो फिजिकल और जो मॉनेटरी मेजर्स है इसके अंदर से कोई भी 2-3 पॉइंट है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पूछ के बोलेगा बताओ डेफिसिट डिमांड को कैसे करेक्ट करोगे इससे, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को ना आपको रट्टा मार लेना है। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इंडियन में ज्यादा क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं और उनको रट्टा ही मार लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये देखो जैसे वहां पे फंक्शन ऑफ क्या था हमारे आरबीआई के फंक्शन हो गया, मनी के फंक्शन हो गया, ऐसे ही क्या ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट है। अब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत रेयर ही होता है कि आजकल ये पूछता है कि 3-4 ऑब्जेक्टिव बता दो, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है ना। आ सकता है ऐसा नहीं है बट बहुत कम देखने को मिलता है। क्वेश्चन कैसा आता है, कोई भी पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव दे देगा गवर्नमेंट का, या कोई क्या नाम है बढ़िया से एक आपको क्या है केस बेस्ड टाइप क्या होता है क्वेश्चन ऐसा दे देगा, ठीक है ना। मतलब आपको 2-3 लाइन लिख देगा, उसके बाद बोलेगा बताओ यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वाला कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लग रहा है, और फिर उसको बताना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव इसका मतलब आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी टिक मार्क का क्वेश्चन पेपर आता है या फिर क्या नाम है पेपर को ज्यादा इजी करने की कोशिश किया था ना, तो बच्चे पेपर तो इजी हो जाता है बट जो क्वेश्चन है ना वो घुमा देता है। अब आपको जैसे मान लो एक स्टेटमेंट दे दिया और उसमें बोलूं कि इसमें कौन सा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा है कि लगना चाहिए, अब आपको पता ही नहीं होगा तो सोच लो ना आपने गलत ऑब्जेक्टिव बताया तो एक्सप्लेन भी गलत करोगे तो पूरा नंबर कटेगा ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव को अच्छे से रट्टा मार लेने कि ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह की बातें बोल रखी है। क्लियर हो गया, तो ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से आना चाहिए, याद रखना। मतलब 12 क्वेश्चन हो गए, थोड़े से क्वेश्चन मात्र बचे हैं, उनको भी लिख लेते हैं फटाफट से, देन इसको क्लोज करते हैं वीडियो को। तो आगे देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 13, देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 21 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 17 क्वेश्चन ही बन रहे हैं और 18वां डिफरेंस सेक्शन आएगा, बस एक डिफरेंस सेक्शन और आएगा, बस ये खत्म हो गया इतने में ही, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसका। देखो क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो मनी क्रिएशन की जाती है उसके ऊपर क्वेश्चन तो पीछे से ही इंपोर्टेंट बना हुआ है हर बार की तरह, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू, हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको उसको समझाना है, ठीक है ना। या तो सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन दे देगा या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जैसे एक्सप्लेन यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, यानी एक एग्जांपल के थ्रू हाउ अ रिडक्शन। अगर आप रिडक्शन करते हो किसमें, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, या तो रिडक्शन करते हो या तो फिर क्या करते हो इंक्रीज, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी है कि रिडक्शन करते हो आप रिजर्व डिपॉजिट रेशियो या फिर इंक्रीज करते हो इसमें, तो फिर उससे कैसे अफेक्ट करता है ये किसको, क्रेडिट क्रिएशन पावर को बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें देखो आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन तो कई बार आ सकता है, इस बार अभी भी आ सकता है। देखो होता क्या है, अगर हम बात करें तो ये जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है इसको मानो सीआरआर, ठीक है, सपोज करो सीआरआर, ठीक है ना। अब आपको जब मनी जो मल्टीप्लाई करना है या फिर जो आपका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1 में क्या हो रहा था, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में क्या होता है LRR, ठीक है, या 1 में CRR जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सीआरआर का जैसे जैसे आप देखो ना, अगर रिडक्शन करते हो उसके रेट में, अगर पहले मान लो आप 10% करते हो तो जो भी बन के दो कितना मतलब गुना मल्टीप्लाई करेगा मनी को वो। अगर आप 20% लेते हो, अगर आप इंक्रीज करते हो तो 20% कर लेना, अगर डिक्रीज करो तो एक बार 10 से आंसर निकाल लो, फिर एक बार किससे निकाल लो, 5% से निकाल लो। तो आपको देखिएगा जैसे जैसे रेट गिरता है तो मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होता है, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा मनी मल्टीप्लाई कम होगा। देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ हल्का सा आपको हिंट के फॉर्म में। इसको यहाँ देख लो, जगह देख लेता हूँ है कि नहीं है, ठीक है। सपोज कर लो ना, जैसे ना मान लो ना आपका फॉर्मूला 1 में CRR है, सपोज करो लीगल रिजर्व रेशियो दिया तो LRR ले लेना, वरना रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं। तो उसने बोला यहाँ पे जैसे मान लो ये है, अब इसने बोला कि सपोज करो रेट अगर आप रखते हो 10%, तो 10% को सॉल्व करके देखो कितना आएगा, ये परसेंट का 100 पर चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितने गुना, 10 गुना यानी 10 टाइम्स क्या है मनी जो, और तुम 100 अगर मान लो तुम 1000 रुपए रखते हो तो 1000 का 10 गुना कितना होता है, 10,000 हो जाएगा। 50,000 रखोगे तो 5 लाख हो जाएगा, मतलब ऐसे। अब एक बार रेट में क्या करके देख लूँ, रिडक्शन करके देखता हूँ, 10% की जगह 5% कर लेता हूँ, तो 5/100 100 पर चला जाएगा, तो 100/5 तो कितने गुना, 20 गुना ज्यादा बनेगा। इसका मतलब जैसे जैसे रेट गिरेगा मनी मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, और रेट बढ़ा के देख लो आपका कम आ जाएगा। आप 20% करके देखो 5 आ जाएगा, 5 गुना बढ़ेगा। समझ में आ गया। तो इस टाइप का यहाँ पे एग्जाम्पल देना था, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, फिर समझाना था इसको। क्लियर हो गया, मैंने आपको हिंट दे दिया, बेटा आप खुद कर लेना इसके बाद, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज मनी, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा मनी क्या है, अक्सर आप जो पेपर में पूछा जाता है वो मनी सप्लाई पूछा जाता है। मनी सप्लाई हर बच्चे को रटा हुआ होगा कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता के पास जो भी पैसा है,
ठीक है, बट मैंने पूछा व्हाट इज मनी, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट टू कंपोनेंट्स ऑफ M1। अब ये जो M1 के पूछ रहा है ना, ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट पूछ रहा है, तो वो भी आपको पता है, करेंसी हेल्ड जो भी पब्लिक के पास है वो, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ये पड़ा हुआ है, तो कोई से भी दो बता दें इसमें, ये तो समझ में आ गया। बट अगर मान लो पेपर में पूछेगा व्हाट इज मनी और मनी के कंपोनेंट बताओ, किसके कंपोनेंट बताओ, मनी के, तो ये मत लिख के आ जाना M1 के जो 3 थे, ठीक है, थोड़ा और ढंग से बताना उसमें क्या क्या आएगा। एक तो नोट्स आते हैं, मनी के कंपोनेंट पूछेगा, देखो क्या लिखा है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी, मनी के कंपोनेंट पूछेगा तो ये एग्जांपल है। वो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के पूछेगा तो फिर उसमें तो वो चीज आप जो बताते हो वैसे है तो लगभग सेम ही, बट बता सकते हो क्या, वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये सब बोलते हैं ना, वो लगभग है तो सेम ही कॉन्सेप्ट, बट ध्यान रखना किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो उसके आंसर होंगे नोट्स, कॉइन्स, बैंक्स जो चेक होते हैं, बैंक के जो ड्राफ्ट होते हैं, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रीपेड कार्ड एंड ऑल आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी है नीचे वाला, और कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ते, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है, IMPA। और इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, देखो करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इस टाइप के ट्रांजेक्शन आपको पता होने चाहिए। और दूसरा कि डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर हो गया। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, खासकर जहां तक हिंदी मीडियम वालों की वीडियो बनाई थी, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो, सेम ही है, छोटी सी वीडियो है, ठीक है, थंबनेल लगा हुआ उसमें, चालू या फिर करंट जो अकाउंट है उसमें शामिल होगा या नहीं होगा, और होगा तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, प्लीज उसे देख लेना आप भी, छोटी सी वीडियो 5-7 मिनट की होगी, जहां तक जा सकता है ना, देख लेना एक बार फिर भी, तो इसको कर लेना, ठीक है, ये कि डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, करंट में आएगा, कैपिटल में आएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देन उसके बाद अगला हमारे पास है, एक सेकंड है, कॉल आ रही सर, चलो उसके बाद हमारे पास अगला जो है वो है सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज पूछ सकता है, डिमांड के और सप्लाई के, कहेगा कि एनी 2 सोर्सेज या 3 सोर्सेज बताओ फॉर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, तो ये आपको याद करना है। उसके अलावा गिव द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो बेटा सबको पता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, ठीक है, जो कि आप डिफ्लेशन की स्थिति में देखते हो, जब डिफ्लेशन वाला केस आता है ना तब होता है ये, ठीक है ना। और व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, याद है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आपने 4 पढ़े हुए यहाँ पे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल, वो 4 पढ़े ना, तो वो 4 आपको पढ़ने हैं, बट यहाँ पे जो अप्लाई होंगे नेचुरल पे 2 ही अप्लाई होते हैं। नेचुरल के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक फ्रिक्शनल आता है और एक स्ट्रक्चरल आता है, बस में एक नेचुरल के अंदर एक फ्रिक्शनल आता है और एक स्ट्रक्चरल आता है इसके अंदर खाली, नेचुरल वाले के अंदर। वैसे तो 4 अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, समझ में आ गया ना। चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके अलावा नेशनल इनकम के बच्चे क्वेश्चन इंक्लूड होगा या नहीं होगा वो आपको पढ़ने, ठीक है, अभी मैं डिफेंस सेक्शन बना रहा हूँ, इंक्लूड होगा या नहीं होगा ये आपको पढ़ना, ठीक है ना। इस फ्लो और स्टॉक वाले कॉन्सेप्ट की, फ्लो में आएगा स्टॉक में आएगा, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है ये आपको पढ़ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करने याद रखना, ठीक है ना। अगर चलो पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर मैं आगे बात करते हैं, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए, ये कुछ डिफरेंसेस है बच्चा आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि बच्चा क्वेश्चन वाइज फॉर्म में जल्दी याद कर लेता है, इसलिए आपको ना ये चीज बताई जाती है ताकि बस आपको थोड़ा इजी लगे और आपको लगे बस ऐसे ऐसे करके पढ़ लूँ तो भी जल्दी हो जाए, कॉपी खोलने में दिक्कत होती है ना, इसीलिए बताए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस देखो हमारे पास क्या है, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर डिफरेंस क्या है, ठीक है, जिसमें मोस्ट IMP में एक ये हमारे पास है, एक ये है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स हमें पढ़ने सारे ही याद रखना, ठीक है, वाले एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन का भी होता है, किस कॉन्सेप्ट होता है, रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट होता है, कभी कभार रेयरली पूछता है, ठीक है ना। वैसे एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये डिफरेंस इसलिए भी पढ़ने जरूरी है कि आपसे पूछा जा सकता है बताओ उनमें से कौन सा रिवेन्यू और कौन सा कैपिटल है, ठीक है ना, इस टाइप से। स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, विद फिगर, इसमें ग्राफ भी आना चाहिए आपको, क्या है, ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। और टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू, सॉरी टैक्स एंड नॉन टैक्स जो रिसिप्ट्स होते हैं इसके बीच में, हाँ रिवेन्यू चलेगा, ठीक है ना। तो जो टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती है उसके बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे इसको खत्म कर लेते हैं।
ये आपको सबके सब रट्टा मारने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 बने हैं इसमें भी, ठीक है। डिफरेंस लास्ट में एक बार में पढ़ लेना, पहले फटाफट से वो 18 9 करके 8 9 और एक दिन 8 पढ़ लो, ठीक है। तो पहले वो 17 खत्म कर लो, देन उसके बाद एक दिन ये बैठ जाना और खत्म कर लेना इसको, ठीक है ना। तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। आप एग्जाम अच्छे से दें, ठीक है। और हो सके तो बीच में भी और वीडियोस को बनाने का मन करेगा तो बनाऊंगा, ठीक है। इस खासकर इनके बीच में देखता हूँ जो डिफरेंसेस में अगर वीडियोस बन सके तो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक। चलो।